हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो आज मेरे भाई 22वीं टेस्ट सीरीज है, 22वां दिन है मेरी इस सी टेट की क्लास का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होती है। हर रोज मैं अपने क्वेश्चनों को डीपली वाइज समझाता चल रहा हूं और प्रीवियस ईयर के कंसेप्टों पर, टॉपिकों पर डिपेंड होती है मेरी प्रेजेंट जो वर्तमान में क्लास करवा रहा हूँ आपके सामने। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज एनालिसिस करवाता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन करवा करके उससे 2 से 3 क्वेश्चन टच हो जाएं और वो आपको एग्जाम में देखने को मिले। मेरा यही मकसद है कि आप 5 से 10 सेकंड में आंसर दे कर आओ। ठीक है मेरे भाई। और रही बात, एक भाई ने कही मैराथन मैराथन की क्लासेस भी होंगी, अभी टाइम आने दो, अभी टेस्ट सीरीज करो, आपका बर्डन नहीं होगा। मैं यहीं से ही आप एक क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपसे रिलेट करवा देता हूँ। तो आपके 40-50 क्वेश्चन वैसे हो जाते हैं। इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। मैं मैराथन प्रॉपर तरीके से हर किसी की करवा दूंगा। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं करवाता हूं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आंसर देना। ठीक है। पृथ्वी की महासागरीय परत पृथ्वी की महाद्वीपीय परत से बड़ी होती है, क्या यह सत्य है? पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, क्या यह सत्य है? या फिर पृथ्वी की आंतरिक परत की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, क्या यह सत्य है? यहाँ पर सत्य छांटना है, तो मुझे नहीं लगता पृथ्वी की महासागरीय परत पृथ्वी की महासागरीय परत तो सिर्फ 35 किलोमीटर होती है, जबकि ये जो है इससे ज्यादा होती है, 35 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। जब इसने बोला महासागरीय परत पृथ्वी की महाद्वीपीय परत से बड़ी, तो यहाँ पर गलत हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। बात करें दूसरी कि पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, बिल्कुल राइट है। ठीक है। और आंतरिक परत की त्रिज्या आप सभी को पता है 3500 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों कौन से में ऑप्शन में है? बी में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी। ओनली 2 एंड थर्ड जो है ऑप्शन ठीक होंगे। ये आपको बताना है, केयरफुली पढ़ोगे। मैं भी समझा देता हूँ, इन सभी डाउट जो दे रखे हैं ऑप्शन में, इन सभी को क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के 3 परत होती हैं, एक तो परपटी, मेंटल, क्रोड। ये सभी आपको बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूँ। क्रोड के भी 2 भाग होते हैं, एक को आउटर कोर बोलते हैं, एक को इनर कोर बोलते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना। फिर इसके बाद में थोड़ा सा बता दूं संरचना इसके बारे में। ठीक है, जो कि ऊपर की जो परपटी है, जैसे मैंने बताया, ये जो क्रस्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है, इसकी 0 से 35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये मोटी परत है इसकी। और फिर इसके बाद मेंटल आ जाती है, जैसे कि मेंटल मेंटल कहेंगे हिंदी में भी। तो इसकी 700 से 2900 किलोमीटर, जो कि ऊपरी मेंटल 35 से 700 है, 700 से 29 निचली मेंटल है। उसके बाद करोड़ आ जाती है, जैसे कि आउटर है और आंतरिक है। ये इंपोर्टेंट है, 2900, 5259 और 5259 से 6371, टोटल अपनी 6371 है। इसका आंकड़ा आपको 6000 अगर ऑप्शन में आए तो दे सकते हो। ठीक है, इंपोर्टेंट है सभी से भी, केंद्र से लेकर के, मतलब कि भूमि जो है अपनी ऊपर जो परत है, उससे लेकर के नीचे कोर जो बिल्कुल केंद्र है पृथ्वी का, वहां तक 600 किलोमीटर की गहराई है, डीप होल है एक नापे तो हम। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी का एक भाग कटा हुआ है, जो आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। 6371 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, ये सभी के सभी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा और मैं बता दे अपने भाइयों को, जो अभी ऑप्शन पढ़ा था हमने। जैसे कि मैंने बताया कि महाद्वीपीय जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये महाद्वीप है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 35 किलोमीटर होगी, जबकि महासागर की तुलना करूं इसके में, वो सिर्फ 5 किलोमीटर होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, इंपोर्टेंट है सभी सभी। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका। अब बता दूं, वहां पर महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जो होती है, ये सिलिका एलिमेंट जैसे खनिजों बनी होती है। जैसे कि क्रस्ट है, अपनी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो सिलिकॉन और एलिमेंट से बनी होती है। सभी के सभी परतों को मैंने सभी के सभी खनिज पदार्थों को बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये सभी नीचे भी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हुए। इसमें और थोड़ा मैंने बताया है, करोड़ करोड़ जो क्या होता है, ये सबसे आंतरिक परत होती है, जिसको ऑप्शन में डाला है। 3500 किलोमीटर की त्रिज्या होती है, करोड़ को भी बताया मैंने एनालिसिस करके। ठीक है, और अर्थ का 15% वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसको हम नीफे कहा जाते हैं। नीफे नीफे मतलब निखिल और आयरन की ठोस, बिल्कुल ठोस। आपसे पूछ सकता है ठोस है, द्रव है, तरल है, कैसी है? तो ठोस आप लिख कराओगे, ऑप्शन में दे कराओगे। ठीक है, तो नीफे की नी से आता है निखिल, और एफ फे से आता है फेरस। ये इंपोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर के साथ होता है करोड़ के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी के सभी पॉइंट बहुत ही क्लियर कर चुका हूं, और मैं ज्यादा देर न लगाते हो क्वेश्चनों को करवाऊंगा। जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उनको आप पढ़ भी सकते हो, पॉइंट को भी क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
निम्नलिखित में से कौन ध्रुव तारा के बारे में गलत है? भाई ध्रुव तारा के बारे में बहुत क्वेश्चन आए, सिंपल सी बात है। ध्रुव तारा आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। यह उत्तर दिशा को इंगित करता है, क्या ये सच है? आकाश में 15 दिनों तक के बाद इसकी स्थिति बदल जाती है, क्या ये सत्य है? ये मतलब इसमें गलत सांस सुना है, ठीक है। इसे उत्तर तारा के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि की सहायता से इसकी स्थिति को पता लगा सकते हैं। सब जिसको ध्रुव तारा नहीं पता, मैं अपने भाई को बताऊंगा। सप्तऋषि सब जो 7 तारे होते हैं, ठीक है, उसके सिर्फ उत्तर की तरफ जाएंगे तो ध्रुव तारा नजर आएगा। उत्तर मतलब उत्तर तारा के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर दिशा में भी होगा, तो ये ऑप्शन ठीक। 15 दिनों के बाद इसकी स्थिति बिल्कुल नहीं है, अपने परमानेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बी गलत हो जाता है। इसे उत्तर तारा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी राइट है। और सप्तऋषि की सहायता से इसकी स्थिति का पता लगाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ पॉइंट वाइज, जैसे कि मैंने यहाँ दे रखे हैं सप्तऋषि हैं। रात को प्रॉपर तरीके से देखोगे आप आसमान में तो 7 तारे नजर आएंगे, उसके उत्तर में देखोगे तो ध्रुव तारा चमकीला सा पदार्थ दिखेगा आपको, ठीक है। सप्तऋषि 7 तारों के समूह को अर्जा मेजर या बिग बेयर कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरी दिशा में या उत्तर दिशा इसको बताता है। पहले क्या लोग इसकी इस ध्रुव तारे की अंदाजे से ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ जाते थे। पहले कहाँ क्या थे, कोई सैटेलाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, पहले इनके अंदाजों से ही चलते थे, ठीक है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। आकाश में हमेशा एक ही स्थिति रहती है, यह आपको ध्यान रखना है। सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है, पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दूसरे आधे हिस्से में कभी धूप नहीं पड़ती, ये राइट है। क्योंकि इसकी धुरी अपने चारों ओर, इसका चक्कर पृथ्वी के चारों ओर का समान है, ये समय समान है। क्योंकि चांद पर पहाड़ों की मौजूदगी है। क्योंकि चंद्रमा का परिभ्रमण सूर्य के चारों अपनी परिक्रमा से तेज होता है, ये भी राइट आंसर है। चांद पर पहाड़ है, ये भी राइट आंसर है। क्योंकि दूसरे आधे हिस्से पर कभी धूप नहीं पड़ती, ये भी राइट आंसर है। ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसकी दूरी जो धुरी होती है अपने चारों ओर, इसके चक्कर पृथ्वी के चारों ओर के समान समान होती है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। आइए मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा ऑप्शन में डगमगा गए होंगे, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। एक यह जो चंद्रमा है, एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, अपने पृथ्वी का एक उपग्रह, आप सभी को पता होगी चंद्रमा है वो, ठीक है। जो कि जैसे कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आप सभी को पता होगी, ठीक है। ये लगभग अपनी पृथ्वी का 27 दिनों में चक्कर लगाता है, ठीक है। जैसे अपनी पृथ्वी अपने घूर्णन पर 24 घंटे में घूम जावे, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार से मैं बताऊं ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, और ये पृथ्वी का चक्कर लगा देता है और अपना भी चक्कर मतलब अपने घूर्णन पर भी घूम जाता है 27 दिनों में। ये बहुत ही पॉइंट आउट करने वाली बात है, पॉइंट नोट करने वाली बात, ठीक है। ये निशान लगाने लिख लेना इसे, ठीक है। इसे अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में भी समान समय लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। फलस्वरूप पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। ये सभी के सभी पॉइंट दे दिए, कर लो याद, पॉइंट रिवीजन कर लो, मैंने आज सुबह डाल दी थी पिछले टेस्ट सीरीज सभी, और उनको भी रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब बड़े क्षेत्र में टूट जाए, जब बड़े क्षेत्रों में टूट जाना, विस्थापित हो जाना, किस प्रकार के पहाड़ बनते हैं, ठीक है। वो भ्रंशोत या ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी या वलित या गुम्बद पर्वत। इन पर्वतों के बारे में कल भी होता है, पहले भी बताया है, आज फिर मैं बता देता हूँ। ब्लॉक माउंटेन की बात है ये, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है मेरे भाई, ये पहला चित्र में समझाऊंगा आपको। एक बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है, एक सार था पहले, बिल्कुल ठीक है। ये माउंटेन है, तो किसी कारणवश क्या था वो सभी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे ही नीचे की तरफ धस जाता है ना ये, और दो साइड के जो ऊपर के हिस्से रह जाते हैं, वही चीज मैंने बता रखी है, उनको होस्ट कहते हैं। और जो नीचे की तरफ जो गार्बन कहलाता है, वही तो है ब्लॉक माउंटेन, इसी को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। जो ऊपर की तरफ उनको अलग नाम से, और जो अंदर की तरफ घुस जाता है उसको अलग नाम से दिया जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसे कि मैं बता दूं, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो उसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ऊपर उठे खंड को उत्तखंड कहते हैं, हार्स्ट कहते हैं, तथा नीचे जैसे हुए धसे हुए खंड को द्रोणिक या भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। ये सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब जब इस प्रकार के जो ये पर्वत है ब्लॉक माउंटेन, वो यूरोप के राइन घाटी को और वासित पर्वत को कहा जाता है। ये दोनों के दोनों उदाहरण पूछे गए हैं क्वेश्चन है, ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। राइन घाटी और वासित पर्वत ये किस प्रकार के पर्वत है, ये ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंशोत पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्कन का पठार किन चट्टानों से बना है?
ठीक है। दक्कन के पठार की बात हो रही है, आपको सभी को पता हो डेक्कन प्लेटू ये है, ठीक है। यहाँ पर डेजर्ट रेगिस्तान है, अपना मैदानी है, ये हिमालय पर्वत की रेंज है। यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, सभी को पहले भी बता चुका हूँ, नहीं बताता फिर सुन लो, ठीक है। अब बात करिए दक्कन पठार की, इसकी बात करिए, किन चट्टानों में बना है ये, अग्रमी पत्थर या ब्रह्मदेशीय पत्थर, ठीक है। ये रुको क्या हो गया, हाँ, अवसादी शैल या कायंत्र शैल। अब सभी को पता होगी कि जो दक्कन के पठार है वो सिर्फ ब्रह्मी भेदी शैल से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना, पॉइंट कर लेना। मैं बता दूं इसके बारे में पॉइंट करके, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से बना होता है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट कैसे बनते हैं ये मैं पहले बता चुका हूं, जो कि ब्रह्मवेदीय शैली का उदाहरण है। इसकी संरचना में बहुत महीन दाने वाले होते हैं जब इसकी संरचना होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है, ठीक है। जहां 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 मुझे समझाने में, मुझे पॉइंट करने में आपको मुझे लगता है ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से डीपली वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ अपने भाई को, ठीक है। क्या पता वहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या कोण बनाती है। भाई अपनी पृथ्वी जो अपनी धुरी की बात हो रही है, क्यों तो किस कोण पर, कौन सा कोण बनाती है, सभी को पता होगी, 90 डिग्री बनाएगी, 66.5, 23.5 है, 87.5। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, 66.5 और 23.5। आज ही इसको कंफ्यूज को दूर कर दूंगा। 23.5 डिग्री की धुरी का कोण बनाती है अपनी पृथ्वी, ठीक है। वो कैसे, सुनो। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। वहीं पर पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा होता है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये दोनों को डिफरेंट को मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये आपकी विषुवत रेखा है, और जब कोण बनाएंगे हम सीधा सीधा तो 23.5 डिग्री की तरफ ये झुकी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर आयनांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब जिसको उत्तर आयनांत नहीं पता, दक्षिण आयनांत नहीं पता, आज मैं इन दोनों कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। उत्तरी आयनांत का बता दूं थोड़ा सा मैं, ये देखो, ठीक है, कहीं गलती हो जाती है भाई, ऐसे बनाएगा सर्कल, तब ये जीरो होगी, विषुवत होगी, ये देखो नुकाया को 66.5 डिग्री पहुंचा दी, पर हम 23.5 डिग्री करेंगे इसको, ये जीरो, ये 23.5 डिग्री, ठीक है। ये मकर होगी मेरे भाई, ये विषुवत होगी, ये करक होगी, ठीक है मेरे भाई, तीनों रेखाएं। अब मैं समझाता हूं यहाँ पर उत्तरी अनंत। अब बीच में जो ये दे रखी है विषुवत रेखा, इसके ऊपर की तरफ तो उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है। उत्तर अनंत का मतलब होता है जो सूरज जो है उत्तर की तरफ चलता है, उत्तर की तरफ बढ़ता है, उसकी बात हो रही है फिलहाल। फिर दक्षिण की बात होगी। अब मैं जो पढ़ाऊंगा उत्तरी अनंत, उसका अपोजिट मानना दक्षिण अनंत का, ठीक है। ये ध्यान पर रखना मेरे भाई। तो उत्तरी अनंत की बात करूं, दक्षिणी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है क्या। जब उत्तर की तरफ आएगा तो झुकाव इसकी सूर्य की तरफ होगा, वो दक्षिण ध्रुव का, गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला गलत हो जाता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अभी जब उत्तर की तरफ जाएगा तो उसकी रेखा, मतलब जो अपनी विषुवत रेखा है, जो कर्क रेखा है, उस पर जो किरणें सीधी पड़ेंगी जब उत्तर की तरफ अनंत होगा सूरज। बस सूर्य हमारा जो है जब उत्तर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ कर्क रेखा की तरफ आएगा तो सीधी करने पड़ेंगी कर्क रेखा पर, राइट है यहाँ पर। अब बात हो रही है आर्कटिक सर्कल के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार रहती है। अब आर्कटिक कहां पर है, अब जिसको आर्कटिक और अंटार्कटिका में अंतर ना पता तो फिर यहाँ मार खा जाएगा भाई। आर्कटिक हमारा ऊपर है, अंटार्कटिका नीचे है, ठीक है। अब जब सूरज, जो हमारा सूरज है वो ऊपर की तरफ उत्तरी अनंत में जाएगा तो उजाड़ा ही तो होगा। तो यहाँ पर पूछा आर्कटिक सर्कल के बाद वाले भागों में 6 महीने तक रात होगी, गलत है, यहाँ पर दिन होगा, ठीक है। इस समय दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होती है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ठंड होगी मात्रा में जब भाई सूरज हमारी तरफ हो रहा हो, और यहाँ पर जो अधिक मात्रा में ठंडी तो पड़ेगी जब इधर की तरफ, जैसे कि अब ठंड चल रही है, ठीक है। तो हमारा जो सूरज है, हमारा जो सूर्य किस तरफ होगा, हमारे जो सूर्य है दक्षिणी अयनांत में है, ठीक है। तो हमारी तरफ ठंड है, ठीक है। जब हमारे जून जुलाई का टाइम आवे तो उस समय क्या होता है, सूरज हमारी तरफ होता है, तो दक्षिणी अयनांत जो दक्षिण गोलार्ध में जो होता है वो अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है। अब इस समय वहां पर गर्मी पड़ रही होगी, ये अंदाजा, ये रिलेट करके चलो, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ।
दक्षिणी अनंत और उत्तरी अनंत को। ठीक है, मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में। और जैसे कि 21 जून का आपको सभी को पता होगी बड़ा सबसे बड़ा दिन होता है, अपने यहाँ पर गर्मी पड़ती है अधिक मात्रा में। ठीक है, तो 21 जून की बात करूं तो जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर्क रेखा पर बिल्कुल सटीक तरीके से अपनी किरणें गिरता है, बिल्कुल सीधी, ठीक है, नहीं टेढ़ी। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने लगातार दिन होता है। ये मैंने अभी समझा है, ठीक है, किस प्रकार से दिन हो, किस प्रकार से। और विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून के इन क्षेत्रों में सबसे लंबे दिन, सबसे छोटी रात होती है। ये आपको पता होना चाहिए। दक्षिणी गोलार्ध में उलट स्थितियां होती है इसके, मैंने अभी बताया ना, जो मैंने उत्तरी अनंत का बताया उसको अपोजिट कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अनंत कहा जाता है। सभी चीजें क्लियर है? अगर समझ में ना आया मेरे भाई फिर दोबारा पढ़ लो, फिर दोबारा समझ लो, फिर वीडियो बैक कर लो, फिर समझ लो। क्वेश्चन यहीं से ही अटकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्तूपा में धातु मंजूषा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तूपा में धातु मंजूषा, धातु मंजूषा क्या अभी बता दूं। ये एक छोटी डिबिया जिसमें बुद्ध या उन्हीं अनुयायियों को दैहिक संबंधी उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु थी। यही राइट आंसर है। ठीक है, ज्यादा न पढ़ करके ही बता दूं धातु मंजूषा है क्या, इसका थोड़ा बता दूं कि धातु मंजूषा जो जो स्तूप होते हैं ना बौद्ध जी के, जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो लोग उसके स्तूप बने होते हैं, उसके केंद्र में अंतर्भाग में रखी गई छोटी सी डिबिया होती है। ठीक है, बुद्ध या उनके अनुयायियों को दैहिक संबंधी जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है उनके अंदर, उनके दांत है, हड्डी है, राख है, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु होती है। और साथ की कीमती पत्रों और सिक्के हो सकते हैं। ये सभी चीजें धातु मंजूषा कहलाती है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, सभी चीजें क्या पाया जाता है, ये सभी चीजें मैंने बता दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिविक से आ गया क्वेश्चन मेरे भाई, पॉलिटी से आ गया, संविधान से आ गया। जनहित याचिका द्वारा क्या आई है? न्याय मिलने की बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिका सक्रियता में गिरावट, या सरकारी कामकाज में बाधा। अब जनहित याचिका आर्टिकल 32 में है, आपको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर न्याय मिलने की तो बढ़त होगी। आर्टिकल 32 मैंने बताया हुआ है, इसमें 5 तरह की रिट पाई जाती है। आर्टिकल 2 to 6 की बताई हुई है, इसमें भी हाई कोर्ट के अंतर्गत 5 रिट होती है। सुप्रीम कोर्ट की बात है, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात है। ठीक है, ये बताई हुई 5 रिट है। तो जनहित याचिका की बात वही हो रही है, न्याय मिलने की बढ़त होती है। मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि जनहित याचिका जनता के हित की रक्षा के लिए मुकदमेबाजी होती है। भारतीय कानून में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 32 में या अनुच्छेद 32 में एक उपकरण है जो सीधे न्यायपालिका के साथ जनता से मिलती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की आपको ठेस पहुंच रही है, तो आप आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, एक जनहित याचिका कानून की एक अदालत में, अदालत अपने आप है और बजाय पीड़ित पक्ष या किसी अन्य तीसरे पक्ष के द्वारा पेश किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। जनहित याचिका न्याय के लिए उपयोग में वृद्धि होती है। और यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है ए, ठीक, जो मैंने बता दिया आप सभी को, न्याय मिलने में बढ़त। ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कोई दिक्कत आ रही है, मेरे से पूछ सकता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ये जो पीतारा ड्यूरा था या थी, है क्या चीज? ये भवनों को सजाने की शैली होती थी, उत्तराधिकारी की भूमिका होती थी, ये यूनानी देवता था या धातु तकनीकी थी? ये पीतारा ड्यूरा है, यह एक भवनों की सजाने की शैली हुआ करती थी पहले। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अच्छा, ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है कि शिल्पादाकारम द्वारा किसके द्वारा रचित है? कालिदास, सतनार, इलंगो, कोवलन। ये इलंगो द्वारा रचित है, जो कि तमिलनाडु के कवि हैं, बहुत बड़े। ठीक है, इनके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि तमिल महाकाव्य शिल्पादाकारम की रचना लगभग 1800 वर्ष पूर्व इलांगो नामक कवि ने लिखी थी। ये इंपोर्टेंट है, निशान लगा लेना। यह कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है, जिसमें उनके एक प्रेम कहानी की बात की गई है, जिसको लेकर के रची गई है। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास के अंतर्गत मैं इतना ही करवाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा देरी न करते हुए अपने भाई को मैं बस यही कहूंगा कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत भाई, ठीक है, मैं ज्यादा समय लगा करके इसलिए कर रहा हूं कि कम क्वेश्चन करवा रहा हूं, पर लेकिन उनमें से कई क्वेश्चन छांट कर दे रहा हूं आपको, ये आपको पता होगी। ठीक है, और उनको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, इसी प्रकार से मैं चलता रहूं जब तक आपका पेपर नहीं होगा। और आपकी एसएसटी को इतनी बढ़िया कर दूंगा, 60 में 55 प्लस तो लाओगे। ठीक है, तो विदा लूंगा। और मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब या शेयर कर दो, अपने भाइयों को बता दो, निःशुल्क है।
बिल्कुल निःशुल्क है, सब कुछ है, पीडीएफ ले लो, क्लास ले लो, सब चीज फ्री है आपको, आपके लिए, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।